गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य। हमने अपनी पिछली वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अब करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं हम यहाँ देखेंगे। नंबर 1, सरल वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। और नंबर 3, मिश्रित वाक्य। कौन कौन से भेद हो गए रचना के आधार पर वाक्य के? 3 भेद हो गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब बच्चों, पहला हम समझते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य की क्या पहचान होती है? सरल वाक्य देखिए, अब जैसे हम ये कहें कि रोहन साइकिल चला रहा है। ठीक है, अब पहचानेंगे सरल वाक्य को कि ये सरल वाक्य कैसे है। सरल वाक्य की पहचान ये होती है कि इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्रिया होती है ना। क्या पहचान है? एक ही उद्देश्य तथा एक ही क्रिया का होना। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्रिया दी गई होती है वो सरल वाक्य कहलाते हैं। अब इस उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को, है ना। तो रोहन, यहाँ पे केवल रोहन एक ही उद्देश्य दिया हुआ है और वह क्या क्रिया कर रहा है? साइकिल चला रहा है, चलाना, है ना। वह चलाना, साइकिल चलाने की क्रिया कर रहा है। तो यानी एक उद्देश्य है यहाँ पे रोहन और एक ही क्रिया हो रही है चलाने की, साइकिल चलाने की। तो ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्रिया दी गई होती है वो सरल वाक्य कहलाते हैं। एक और उदाहरण हम इसकी ले सकते हैं सरल वाक्य की, जैसे राधिका स्कूल जाती है। ठीक है, राधिका स्कूल जाती है। ये सरल वाक्य है। हमें इसकी पहचान कैसे करनी है कि इसमें एक ही उद्देश्य होना चाहिए और एक ही इसमें क्रिया होनी चाहिए, जैसे हमने ऊपर अभी बताया है। तो राधिका इसमें एक उद्देश्य है, केवल राधिका है यहाँ पे कर्ता, और जाती है, जाना यहाँ पर क्रिया है। एक ही क्रिया की जा रही है कि राधिका स्कूल जाती है। ठीक है, तो इससे समझ में आया आपको बेटा? सरल वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य दिया होता है, जैसे ये है, यहाँ पे राधिका है, यहाँ पे ऊपर जो हमने किया था रोहन, है ना। और एक ही इसमें क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया जहां पर होती है जिन वाक्यों में, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। नंबर 2 है बेटा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? इनकी क्या पहचान होती है कि जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र का यहाँ पे मतलब ये है कि वो जो उपवाक्य होते हैं, जो छोटे वाक्य होते हैं, वो अपने आप में पूरे होते हैं। उसमें जो भी कोई बात कही गई होती है वो पूरी कही गई होती है, वो किसी पर आश्रित नहीं होते, है ना। तो जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। योजक यानी आपको पता है योजक किसे कहते हैं? जो उपवाक्यों को, दो या दो से ज्यादा उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। तो योजक पहले देखते हैं कौन से होते हैं, जैसे कि और, एवं, लेकिन, किंतु,
परंतु, या, अथवा, अतः, फिर भी आदि। बच्चों ये सब योजक हैं और ये योजक उपवाक्यों के बीच में लगते हैं जब, तो वो संयुक्त वाक्य बना देते हैं। यानी दो या दो से ज्यादा उपवाक्य जिस वाक्य में आ रहे हैं और वो उपवाक्य इन योजकों द्वारा जुड़कर एक वाक्य बनते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बच्चों इसको एक एग्जाम्पल द्वारा हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे राकेश ने खाना खाया और वह सो गया। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य कैसे है। ये योजक है, और से जोड़ा गया है किनको? दो उपवाक्यों को। एक है राकेश ने खाना खाया, एक ये हो गया वाक्य, उपवाक्य। ठीक है। दूसरा है वह सो गया। ये दोनों उपवाक्य हैं, लेकिन अपने आप में ये पूरा अर्थ बता रहे हैं, है ना। अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं खाली कि राकेश ने खाना खाया, तो ये एक सरल वाक्य है, अपने आप में पूरा वाक्य है ना। और वह सो गया, ये भी अपने आप में पूरा वाक्य है। तो दो उपवाक्यों को जब हम किसी संयोजक चिन्ह के द्वारा जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। एक वाक्य के रूप में संयुक्त वाक्य बन जाता है योजक चिन्हों के द्वारा। एक और एग्जाम्पल द्वारा बेटा इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें कि श्याम ने बहुत मेहनत की किंतु वह सफल नहीं हो पाया। ठीक है बेटा। इस वाक्य में देखिए, श्याम ने बहुत मेहनत की किंतु वह सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर उपवाक्य कौन कौन से हैं पहले ये देखेंगे कि श्याम ने बहुत मेहनत की, ये उपवाक्य है एक। दूसरा है वह सफल नहीं हो पाया, है ना। तो ये दो उपवाक्य है, ये किसके साथ जुड़े हैं? किंतु। तो किंतु यहाँ पे योजक चिन्ह है ना। योजक चिन्हों के द्वारा ये दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। किंतु जो इसमें उपवाक्य होते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, समझने वाली बात है कि संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वो अपने आप में पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। वो दूसरे वाक्य पर, मिश्रित वाक्यों की तरह दूसरे वाक्यों पर निर्भर नहीं करते। तो अपने आप में पूर्ण वाक्य होने के कारण ये योजक चिन्हों के द्वारा जुड़कर एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। बच्चों थर्ड एंड लास्ट, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी इसको हम कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? अब यहाँ पे अब देखिए कि जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उस पर आश्रित होते हैं। यहाँ पे संयुक्त वाक्य में हमने ऊपर पढ़ा था कि जो उपवाक्य होते हैं वो अपने आप में पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, है ना। किंतु मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता। मिश्र वाक्य में एक जो उपवाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। यानी जब तक उपवाक्य के आगे हम दूसरा वाक्य नहीं लिखेंगे तब तक उस पहले वाले वाक्य का हमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब जैसे हमें इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। अगर हम कहें कि मोर एक ऐसा पक्षी है, मोर एक ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य यानी नाच सभी देखना चाहते हैं, सभी देखना चाहते हैं। अब देखिए बेटा ये मिश्र वाक्य कैसे हुआ। यहाँ पर उपवाक्य हैं
लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र क्यों नहीं है? संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में पूरा एक वाक्य का अर्थ निकलता है, एक उपवाक्य का मीनिंग निकलता है। किंतु मिश्रित वाक्य में जो भी उपवाक्य होते हैं वो दूसरे वाक्य पर निर्भर करते हैं। यानी अगर हम उपवाक्य को खाली पढ़ते हैं तो हमें पूरा वाक्य समझ में नहीं आता जब तक कि हम आगे का वाक्य नहीं बोलते। अब यहाँ पे देखिए, मोर एक ऐसा पक्षी है, तो यहाँ पे बात हमें अधूरी लगती है। अब ऐसा पक्षी है यानी कैसा? जब तक हम आगे वाक्य नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि मोर के बारे में क्या बताया जा रहा है। मोर एक ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो जब हम इस तरह से इस वाक्य को लिखते हैं तब ये एक पूरा वाक्य बनता है, तब मिश्र वाक्य कहलाता है। बच्चों, मिश्रित वाक्य के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन योजकों का प्रयोग करते हैं, वो है यहाँ पर, जैसे कि हम लिखेंगे जिसका, जिसने, क्योंकि, तब, जब, यदि, तथापि। इस तरह के योजक जो शब्द हैं वो इसमें हम प्रयोग करते हैं। किसमें? मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य बनाते समय इन सब योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि मिश्रित वाक्य जो होते हैं उसमें जो उपवाक्य होता है, जैसे कि मोर एक ऐसा पक्षी है, ये उपवाक्य है, तो उपवाक्य की ही क्रिया मुख्य क्रिया कही जाती है। यानी यही क्रिया ऐसी है जिसके बारे में आगे वो बताना चाह रहे हैं। मोर एक ऐसा पक्षी है कैसा? जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जिसका ये जो शब्द है ये इसको, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है बच्चों, इसमें और भी योजक चिन्ह आते हैं, जैसे कि जिन्हें, कि, जहां आदि। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट यहाँ पे? बच्चों, ये रचना के आधार पर वाक्य जो आपके हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर 2 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट आपके अनक्लियर हो तो आप क्वेरी टाइम में अच्छे से मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू बेटा।